मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागा भी एलगुलवर कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापुर, कक्षा 12वीं हिंदी, पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण भाग 2 में आपका स्वागत करता हूँ। हम पहले वीडियो में कवि त्रिलोचन जी के परिचय के साथ साथ 3 पद्यांश का भावार्थ को देख लिया। हमें अगले पद्यांश को देखना है। अगले पद्यांश में आपके सामने रखता हूँ। बल नहीं होता किसी को सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के साथ था मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। अब हम एक एक करके इन पद्यांशों को, उनके भावार्थ को देखेंगे। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि इन पद्यांश द्वारा दुर्बलों की रक्षा करना एवं दुखियों को न्याय दिलाने की बात की है। कवि कहते हैं कि शक्तिशाली बलवान मनुष्य अपने बल का सदुपयोग परोपकार व समाज हित के लिए करना चाहिए। समाज का हित करने वाले सर्वगुण संपन्न महापुरुष, शक्तिशाली बलवान पुरुष अपने बल का प्रयोग कभी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करते, बल्कि बलवान मनुष्य दुखी, त्रस्त या पीड़ितों की सहायता करने के लिए, संकट से उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। असहाय एवं दुर्बल जनों को संरक्षण देने के लिए ही वह अपने बल का प्रयोग करते हैं। वे दीन दुखियों के सहायक, सहारा अर्थात आश्रय स्थान बनते हैं। उन्हें न्याय दिलाते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, उनके अंदर उत्साह निर्माण करते हैं, उन्हें सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी, निराश न हो, किसी पर भी अत्याचार न हो, किसी का भी शोषण न हो, सभी स्वाधीन, स्वावलंबी, सुखी बने। समाज कल्याणकारी, शक्तिशाली, परोपकारी महापुरुषों के जीवन का यही उद्देश्य होता है। इस पद्यांश में कवि ने समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो शक्ति, जो ताकत, जो बल हमारे पास है, किसी भी रूप में क्यों न हो, वह दुखियों की दुख दूर करने के लिए, पीड़ितों को पीड़ा से बचाने के लिए हमें सहायक बनकर उनके पीछे खड़े रहना है, उन्हें साथ देना है। इसीलिए कवि कहते हैं बल मिला है तो बल बनो सबके। जो ताकत अगर हमारे पास है वो किसी भी रूप में हो, उसे दुखियों का दुख दूर करने के लिए, उनके लिए बल हमें बनकर रहना है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपने ताकत का उपयोग करना है। कभी भी अपने बल का उपयोग दुर्बलों को सताने के लिए बिल्कुल न करें। उनके और महाबलवान शक्तिशाली लोग तो हमेशा दुर्बलों को, दुखियों को, उनके दुख दूर करने के लिए अपने बल का उपयोग करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उपयोग करते रहते हैं। अगले पद्यांश में कवि के पद्यांश इस तरह है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपना मंजिल, अपना उद्देश्य मालूम है, वही लोग उद्देश्य को पाने के लिए रास्ते में आने वाले हर तरह का संकट को सह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इस दीवार के बाद, इस संकट के बाद, इस आपत्ति के बाद उनका मंजिल उनके सामने आने वाला है। इसीलिए कि मंजिल का पता, उद्देश्य का पता जिन्हें निश्चित मालूम है, ऐसे लोग संकटों को क्षणभंगुर समझकर
उनका सामना करते हैं और उन्हें सह लेते हैं और उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, जिनको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहते हैं। जिन्हें अपना मंजिल मालूम है, जिन्हें अपना उद्देश्य मालूम है, ऐसे लोग इन संकटों से कभी डरते नहीं, संकटों का सामना करते रहते हैं और ऐसे ही लोग एक दिन सफलता के ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे ऊंचाई पर पहुंचने वालों को ही पूरी दुनिया पहचानती है, जानती है। ऐसे लोगों का नाम इतिहास में रहता है। ऐसे लोग एक नया जो कारनामा सभी के सामने रख देते हैं। इसीलिए कवि का कहना है कि संकट को सहने वाले लोग ही अपनी मंजिल को पाते हैं और मंजिल पाने वाले लोग निश्चित एक दिन वो अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं और ऐसे लोगों के चले जाने के बाद ही कार्य रूप में ये लोग हमेशा जीवित रहते हैं। और इसीलिए कवि का कहना है कि संकट को सहने के बाद ही, संकट हमें रुकावट डालने के लिए आते हैं, बाधाएं हमें घेर कर रोकना चाहते हैं, मंजिल से दूर हटाना चाहते हैं, उद्देश्यों से हमें दूर ले जाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। ऐसे समय पर हम लोग न भटक कर संकटों का अगर सामना करेंगे तो सफलता निश्चित एक दिन हमारे ही हाथ में रहेगा और हमारे द्वारा बनाया गया काम निश्चित सभी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया उदाहरण, एक नया मिसाल बनकर रह जाता है। इस तरह कवि ने बता दिया है कि हमें अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संकटों का सामना करते रहना है। मतलब यही है, कवि कहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों का ही इतिहास में पढ़ा जा सकता है कि जिन्होंने संकटों को सामना करते हुए, सहते हुए ये जो सफलता हासिल किए हैं। तो इस तौर पर कवि ने हमें हमेशा जो संकटों को सहने का संदेश देते हैं, उनका यही तो उद्देश्य है। अगले पद्यों से हमें देखना है। कवि के अगले पद्यों से इस तरह है, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारा ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें जो समाज में किस तरह रहना है, हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए, ये बात कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। यानी इस पद्यांश में कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए कवि मनुष्य को प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। सदाचार के राह पर चलकर ही हमारा जीवन सार्थक होगा। समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता दूर होगी। अतः इस सत्य की राह पर हम सबको चलना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए हमें सदाचार और सत्य की राह पर चलना चाहिए। कवि के अनुसार हमें आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम, सहयोग, समानता बनाए रखना चाहिए। यानी कवि का मतलब है कि यह जीवन में हमारा बर्ताव आपसी मिलजुल कर होना चाहिए। विषमता, अत्याचार और अन्याय को दूर करना है। दूसरी बात, हम एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से खुशी का गीत गाते हुए जीवन के रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा कवि का इन पंक्तियों के द्वारा समझाने, इसीलिए कहते हैं वह तुम्हारा ही नहीं सबकी है। यानी जीवन का रास्ता, जीवन जीने का अधिकार सभी को हो, सभी के लिए है और इसीलिए हम सभी को एक दूसरे की सहायता के द्वारा आगे बढ़ना, और यह तभी संभव है प्रेम भाव से, अगर भाईचारे से रहेंगे तो इस तौर पर कवि कहते हैं गीति की राह पर, यानी गीत गुनगुनाते हुए, प्यार का गीत गुनगुनाते हुए, प्रेम और सहयोग से मिलजुल कर हम लोगों को खुशियों के गीत गाते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ का बर्ताव रखना है। अगले पंक्तियाँ, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं,
अब रचेंगे समाज नर नारी। देखिए, आज के समाज में स्त्री पुरुष इस विषमता मिट गया है। आज इस प्रकार का कोई भेद समाज में नहीं है। आज का समाज निर्माण में पुरुष और स्त्रियों दोनों का ही समान योगदान रहा है। आज स्त्री भी यानी महिला भी पुरुषों के बराबर संकटों को सहकर इस समाज उन्नति में सबसे बड़ा योगदान वह भी दे रही है। इसीलिए कवि कहते हैं, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटों का ताज यानी कांटों को सहकर, संकटों को झेलकर नर और नारी आज एक साथ निकले हुए कंधे से कंधा मिलाकर दोनों काम कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, जिस कारण हमारा समाज आज विषमता से मुक्त ऐसा नजर आता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि समाज की प्रगति हेतु समानता एवं समाजवादी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में आज सामाजिक परिवर्तन हो गया, समाज में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। समाज में आज विषमता बिल्कुल कहीं पर में नहीं है। ऐसे समय पर समाज सकारात्मक बदलाव आए, ये सभी कैसी बात है? सकारात्मक बदलाव है। समाज में नर और नारी दोनों एक साथ मिलकर समाज की प्रगति कर रहे हैं। दोनों ही साथ मिलकर जीवन में आने वाली चुनौतियों का, मुसीबतों का सामना करेंगे। दोनों जीवन साथी हैं। वे अपने जीवन में संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, पहन लेंगे, क्योंकि समाज उन्नति के लिए दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए साथ मिलकर जीवन जीने का एवं समाज की प्रगति करने का वचन दिया है। आज स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए एक साथ आकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वे दोनों इसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण एवं समाज का विकास नर नारी के सहयोग एवं सामंजस्य से ही संभव है। आज देखिए, ये स्त्री और पुरुष दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दोनों ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इसीलिए उन्हीं के आधार पर यह गाड़ी चल रही है, विकास की, तरक्की की, प्रगति की। इसीलिए बेशक ही ये दोनों ही अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ गए। आज नर और दोनों को इस बात को दोनों को यह बात समझ में आ गई कि ये दोनों मिलकर ही समाज का विकास कर सकते हैं और एक से संभव नहीं है। दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे तो ही समाज की तरक्की संभव है, समाज में विषमता दूर हो जाएंगी। इसीलिए दोनों एक साथ आकर समाज विकास का कार्य करने के कारण आज समाज में बिल्कुल कोई विषमता नहीं है। ऐसे समाज की रचना करेंगे तो सभी को समान अधिकार होगा। स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ आकर काम करने के कारण आज एक ऐसा नया समाज निर्माण हो गया कि जहाँ पर दोनों को समान अधिकार है। यानी समाज की प्रगति हेतु कवि का समानता एवं समाजवादी दृष्टिकोण इस पद्यांश के द्वारा हमारे सामने आ जाते हैं। यानी कवि यहाँ पर समानता का दृष्टिकोण, समाजवादी का दृष्टिकोण, यानी स्त्री पुरुष इस भेदभाव को मिटाने का, मिटा हुआ समाज का नया निर्माण कवि यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं कि आज ये समाज नर और नारी के कारण ही सुंदर ऐसा समाज, जो बिना विषमता से भरा समाज हमारे सामने नजर आता है। हमें अगले पद्यांश को पढ़ना है। अगले पद्यांश है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। यानी कवि ने आखिरी पंक्तियों में वर्तमान को महत्व देते समय भूत को न भूलने की बात कही है। आज वर्तमान भूतकाल के कारण ही है, क्योंकि भूतकाल जिसका अच्छा था उसी का वर्तमान अच्छा रहेगा और जिसका वर्तमान अच्छा है उसी का भविष्य भी निश्चित अच्छा ही रहेगा। इसीलिए कवि का यहाँ पर समझाना है कि जीवन में जितना वर्तमान का महत्व है उतना ही अतीत का महत्व, उतना ही भविष्य का महत्व रहेगा। यहाँ पर सभी के प्रति यानी वर्तमान के प्रति, वर्तमान में जीते समय अतीत के अनुभवों को आधार लेकर हमें
वर्तमान जीना है और वर्तमान का आधार निश्चित भविष्य में सफलता के लिए हो सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे बीते हुए कल का अर्थात भूतकाल का गुणगान करना अच्छा लगता है। मेरा भूतकाल कितना अच्छा था, इसका गुणगान सभी कर लेते हैं, करना उसे अच्छा लगता है। इतना ही नहीं है, वर्तमान काल कहता है कि बीता हुआ भूतकाल अच्छा था। यानी देखिए, यहाँ पर वर्तमान कहता है कि भूतकाल अच्छा था, इसीलिए वर्तमान अच्छा है। यानी कि वर्तमान काल कहता है कि बीता हुआ भूतकाल अच्छा था, जीवन पथ पर मिला हुआ अपना जो साथी था, संगी था, दोस्त था, मित्र था, वो भी अच्छा था। यानी भूतकाल में सभी अच्छे साथी थे, इसीलिए आज वर्तमान काल में हम लोग अच्छे साथियों के साथ जीवन जी रहे हैं। यानी भूतकाल अच्छा था, इसीलिए वर्तमान अच्छा है। देखिए, इसी बात को हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी काल हमारे लिए बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता। अगर हम लोग उनका सही सही अनुभव अगर लेंगे और उनका उपयोग अगर कर लेंगे तो निश्चित वह हमारे भलाई के लिए ही होते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि संघर्ष करते हुए मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन ही अच्छा लगता है। आज के मनुष्य को ऐसा लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ता था, अर्थात पूर्वजों का जीवन सुखमय था। बेशक परिवर्तनशील संसार में आज हमारे सामने दिन प्रतिदिन अनेक समस्याएं, चुनौतियां बढ़ती जा रही है। यानी हम लोग निश्चित भूतकाल को अच्छा कहते हैं तो तब निश्चित ये बात समझ में आता है कि हमारे से ज़्यादा हमारे पूर्वजों को जो कम संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन आज उनका जीवन जितना सुखमय था, आज हमारे सामने निश्चित संसार में परिवर्तन नजर आता है। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी समस्या और चुनौतियाँ बढ़ती जा रही। कवि कहते हैं कि जीवन के पथ के जो साथी हैं, संगी है, दोस्त है, सहचर हैं, वे दोनों ही एक दूसरे का साथ निभाते थे। दोनों के बीच सामंजस्य था, प्रेम भाव था, एक दूसरे के लिए आदर था, सह अस्तित्व की भावना थी। बेशक वर्तमान काल में इन सभी बातों का अभाव है। देखिए, आज हमें यह नज़र आता है कि जब हमारा भूतकाल इतना अच्छा था तो इसका कारण ये ही था कि उनके आपस में सामंजस्य भाव, प्रेम भाव, एक दूसरे के लिए आदर, सह अस्तित्व की भावना उनमें थी। लेकिन आज वर्तमान में ये बातें अभाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां गौरव से भरी हुई है और उन गौरव के गीत भविष्य काल अर्थात आने वाले अगली पीढ़ी निश्चित गाएगी। हम इसी भूतकाल की इन सारी बातों को अगर लेकर वर्तमान काल में जिएंगे तो निश्चित इस वर्तमान काल की सारी उपलब्धियां, गौरव की बातें निश्चित भविष्य में अर्थात आने वाली पीढ़ी निश्चित अगली पीढ़ी इस बात को गाएगी। इसीलिए कवि कहते हैं गीत मेरा भविष्य गाएगा। यानी आज वर्तमान में हम लोग भूतकाल के सारी बातें, हमारे पूर्वजों के सारी बातों को लेकर अगर जीवन जिएंगे तो आज भविष्य में भी हमारे ये गौरव की बात, गर्व की बात, ये सारी उपलब्धियां वर्तमान काल की भविष्य में अगली पीढ़ी निश्चित गा सकती है, ले सकती है। कवि कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों का एवं अपने जीवन के कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए, उन पर गर्व महसूस करना चाहिए। अर्थात कवि कहते हैं कि पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, हमारे पूर्वजों ने भी समाज की उन्नति हेतु कठोर संघर्ष किया था। समाज के विकास में हमारे पूर्वजों ने उस समय ऐसा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था जैसा कि वर्तमान में आज की पीढ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो इस तौर पर इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत का जो गीत वो जितना अच्छा था, यानी अतीत में हमारे पूर्वजों ने जो भी संघर्ष, मेहनत और योगदान दिया जीवन को सफल बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, उसी के आधार पर हमारा भविष्य का भी उज्जवल भविष्य रहेगा, ऐसा यहाँ पर कवि को समझाना है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक दूसरे के भलाई का उपयोग अगली पीढ़ी के लिए होता है, भूतकाल का वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल का भविष्य के पीढ़ी के लिए निश्चित होता रहता है। इसीलिए कवि यहाँ पर वर्तमान से अच्छा लेकर भविष्य बना लीजिए,
भूतकाल भी अच्छा था, इसलिए आज वर्तमान काल अच्छा है। भूतकाल के जो साथी थे, एक दूसरे के प्रति जो अपनापन था, प्रेम भाव था, सह अस्तित्व की भावना थी, वही आज वर्तमान में है। और यही वर्तमान की इन सारी बातों का गौरवान्वित बातें निश्चित भविष्य में नई पीढ़ी के लिए आदर की बात रहेगी। नई पीढ़ी इसकी गीत गाएगी। तो इस तौर पर कवि ने हमें इस नवनिर्माण कविता के द्वारा अलग अलग विचारों को हमारे सामने रख लिया है। मुझे लगता है कि इस पूरे पद्य को पढ़कर कवि के उन उद्देश्यों को निश्चित हम लोग अपने जीवन में उतार लेंगे, तभी कवि का इस रचना का लेखन सफल रहेगा। क्योंकि कवि या कोई साहित्यकार कुछ रचना लिखता है या जो रचना समाज के सामने लाता है, उनका कोई ऐसा ही उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य तभी सफल होते हैं जब उनकी रचनाओं का असर समाज में रहने वाले लोगों में परिवर्तन के लिए अगर होता है। तो मुझे लगता है कि इस पद्य को पढ़कर निश्चित हमारे जीवन में नई पीढ़ी के लिए गौरव की बात निश्चित रहेगी। तो इस तौर पर हमारा यह पद्य यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और इस पद्य के बाद उसके जो अगले वीडियो में हम लोग दोबारा कवि के द्वारा इस पद्य के आधार पर जो स्वाध्याय हैं, उन स्वाध्यायों को देखने वाले